जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज का वीडियो में ये छोटा सा वीडियो रहेगा। जिस प्रकार से नोट्स तैयार कर रहे हैं उस तरह से आपके पास वीडियो पहुंचा रहे हैं। उसके बाद आपको अगर यही नोट्स पुनः चाहिए तो उसके लिए आप बार बार मैं बोल दे रहा हूँ 72 099 और 45 643, ठीक ना। 72 099 45 643 पे आप क्या कर सकते हैं, 72 099 45 643 पे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। आप 30 रुपया भेजिए और आपको ये 30 रुपया के अंदर क्लास 5 का ईवीएस, ठीक ना, पर्यावरण और हम का आपको इस 30 रुपया में 21 चैप्टर है, वो टोटल का नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, आइए, पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि अध्याय 5 तक का इस नोट्स के माध्यम से ओके करवा दिए हैं, ठीक ना। अध्याय 6 आपका है सिंचाई के साधन। अध्याय 6 जो है सिंचाई के साधन। सिंचाई का साधन क्या क्या हो सकता है, मतलब कि आप फसलों को जो पानी उपलब्ध करवाते हैं, किसान जो फसल को पानी उपलब्ध कराता है वो किस किस माध्यम से करवाता है, ठीक ना। देखिए, फिलहाल ये क्लीन कर दे रहे हैं आप। गांव में क्वेश्चन उसमें जो आपको चैप्टर में दिया है, ठीक ना, कि सिंचाई के साधन। अब बस उसमें ज़्यादा छोटा सा चैप्टर है, थोड़ी सी बातें हैं, ठीक ना। बस ये आपको जान लेना है कि हाँ सिंचाई होता क्या है, सिंचाई किन किन चीज़ों से किया जाता है, बस उस चैप्टर में ही बताया है, यानी सिंचाई के साधन में। तो क्वेश्चन हम उससे निकाल करके ढूंढ करके लाए हैं कि गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो गांव में जो परंपरागत ढंग से मतलब अभी गांव में सिंचाई के साधन आपका रहट है। जब हम पूरे चैप्टर का एक्सप्लेन किए थे तो उसमें ये चित्र दिखाए थे, रहट क्या होता है। इसमें बैल के माध्यम से क्या किया जाता है कि एक चरखा टाइप के लगा रहता है, चरखी टाइप के, उसमें छोटे छोटे कूपी नुमा, बाल्टी नुमा रहता है, और वो क्या होता है कि बेल्ट के सारे आता है, वो नीचे जाता है और कुआं में से पानी उसमें भर जाता है, आता है और इस तरह से गिरा देता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से वो रहट होता है। उसके बाद नलकूप समझ ही रहे हैं, नलकूप होता है, अर्थात बोरिंग वोरिंग जो जानते हैं, मशीन के माध्यम से जो पानी निकाला जाता है। उसके बाद नहर से भी खेतों की सिंचाई होता है। उसके बाद पॉइंट से भी, ठीक ना, पॉइंट वही कहीं से पानी वानी आ रहा है, झरना उड़ने से जो पानी आता है, इस तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है कि सिंचाई के ये सब क्या है, साधन है। निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध करना नहीं कराना क्या कहलाता है, तो इसको सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंचाई, ठीक ना। किस फसल को ज्यादा पानी चाहिए, अब कौन कौन सा फसल है जिसे ज्यादा पानी चाहिए, तो धान है, ईख यानी गन्ना है, मक्का आदि, इन सबको ज्यादा पानी चाहिए। इसमें ज्यादा आपका चर्चा किया इस चैप्टर में धान की फसल का, ठीक ना। तो धान के फसलों को ज्यादा पानी चाहिए और पानी हमेशा इसके पकने तक, इसके जड़ तक पानी होना चाहिए, तबे उस धान में कोई रोग बलाई नहीं लगेगा और वो धान क्या होगा, फसल अच्छा होगा, ठीक ना। इस चैप्टर में ये इस बात को चर्चा किया है। ईख में खुद से और मक्का खुद से रखे हैं, क्योंकि इसे भी धान पानी की जरूरत पड़ती है। धान की बुआई, अब ये जो धान की बुआई होती है कब होती है, तो देखिए इसका बिचरा जो होता है, बिचरा यानी बिया जो होता है, ये जून जुलाई के अंदर, अभी जून में गिरा रहा है लोग बिया, अर्थात जून के अंतिम सप्ताह में बिया गिरा देता है। 20 से 25 दिन में ये बिया तैयार हो जाता है और इसका फसल की रोपाई जो जुलाई में माह में हो जाता है, ठीक ना। तब बुआई कब की जाती है, तो जून जुलाई से, मतलब जूने से पहले बियरा गिरता है, बियरा गिरने के बाद उसको फिर उखाड़ करके, जिसको नर्सरी आप बोल सकते हैं, यानी पौधा रोपत। ऐसे तो हम लोग तो बिहारी हैं, तो कौन क्या नहीं जानता होगा, सबको ही जानता ही होगा, ठीक ना। शहर में भी जाके रहा होगा तो गाँव से ही तो गया होगा ना, गाँव में पुश्तैनी घर भी होगा। तो जून जुलाई में, ठीक है। परंपरागत रूप से लोग किन किन चीज़ों से सिंचाई करते थे। अब परंपरागत रूप से मैंने पहले से दादा परदादा के समय से चलते आ रहा था जो सिंचाई का तरीका,
तो वो क्या चीज़ से करता था लोग? तो नदी तालाबों, देखिए यहाँ पे कॉमा छूट गया है गुरुजी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉमा होना चाहिए, ठीक ना। नदियों, तालाबों एवं कुओं से, ठीक है ना, कुएं से, इस सब से क्या किया जाता था? सिंचाई किया जाता था। खेतों को पानी उपलब्ध, फसलों को पानी उपलब्ध कराया जाता था, ठीक है ना। अरे फसल को पानी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं, जिसको साधारण भाषा में लोग खेत पटाना कहता है, कि खेत पटाना, पटौनी करना। रबी फसल कौन कौन से हैं और उनकी बुआई कब होती है? तो देखिए, जो ठंडा के दिनों में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, ठीक ना, अक्टूबर नवंबर में इसका बुआई होती है। और वही दिसंबर और जनवरी, ये सब समझते हैं कितना ठंडा का दिन होता है, उस टाइम ये मतलब कि रहता है। अर्थात ये जो रबी फसल में हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया या चंद्रबिंदु होगा, सरसों हो गया, चना हो गया और मटर हो गया, तो ये सब जो है आपका कैसा फसल है? ये रबी फसल है, ठीक है ना। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। उसके साथ जितना गेहूं के साथ फसल बोएगा उस सब रबी फसल है, आलू मक्का ये सब रबी फसल है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका रबी फसल, ठीक ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मतलब कि यहाँ पे आप ये क्रॉप्स यानी धान का फसल का है, और ये सरसों है, ठीक ना। तो ये सरसों तो आपका कौन सा फसल हो गया? रबी फसल। और ये हो गया आपका खरीफ फसल, ठीक ना। ये सिंचाई का साधन है, तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, मतलब चारों से उसी तरह से मतलब ईंटा से घेरा हुआ है। उसके बाद नहर है, उसके बाद नदी से भी सिंचाई होता है, झील से तो सिंचाई नहीं होता है, लेकिन चलिए इसको रखा जाए। झरना से भी पानी, जहाँ पहाड़ी इलाका होता है तो पानी गिर करके धीरे धीरे समतल भूमि में आता है, तो उससे खेत की सिंचाई होती है। और समुद्र तट, अब समुद्र तट से तो नहीं होता है, लेकिन समुद्र तट से अगर देखा जाए तो नारियल उड़ारी का वृक्ष होता है, जो कि समुद्र तट से लवणीय जल को लेकर के अपना काम चलाता है। तो ये आपका अध्याय 6 में इतना बातें था। आइए 7 में देखते हैं। जितना खाओ उतना ही पकाओ, जितना खाना है उतना ही पकाना है, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, है ना। इसमें आपका बेसिक रूप से जितना खाओ उतना ही पकाओ में बेसिक रूप से इस बात का चर्चा दिया है कि मतलब खाना जो होना चाहिए वो बासी नहीं खाना चाहिए। मिलावटी सामान का उपयोग अगर कर रहे हैं तो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। उसमें बताया गया था कि किस तरह से बारात आया था, तो बरतिया छक करके खाना खाया, लेकिन आधे घंटे के बाद में बरतिया के पेट में लगा दर्द होने, ऐंठन मरोड़ होने, ठीक ना। जल्दी जल्दी चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक उस सब खाना को चेक किया तो उसे पता चला कि सब मिलावटी, उसमें सब रासायनिक पदार्थ था, ठीक ना। क्योंकि खाद्य पदार्थ बहुत होता है जिसमें लोग मिला देता है, ठीक ना। तो मिलाने के एवज में, आइए मेरा ठीक ना लास्ट वाला डायलॉग, अब जैसा समझ लीजिए इसको, ठीक ना। सबका अपना अपना एक ही होता है, क्या कहा जाए। तो पेट में दर्द होने लगता है, तो वही बात है कि बासी और मिलावट वाले खाद्य पदार्थ खाने से क्या होता है? तो पेट में दर्द होता है और पेट में मरोड़ होता है, पेट में दर्द या मरोड़ आपका होगा। लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करना हो तो उसे आप क्या कीजिएगा? तो उसमें बताया है, बचवा पूछ रहा है तो मम्मी बताई है कि देख बेटा, अगर ज़्यादा दिन तक ले अगर मान लो कि सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले उस खाद्य पदार्थ के अंदर के जो पानी है, उसे पानी का जो अंश है उसको निकाल देना चाहिए। जैसे आपका मुरब्बा होता है, अचार होता है, इस सब में से जल के अंश को क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। इसलिए इस सब को ज़्यादा दिन तक ले रखा जा सकता है। ओके, अगला अध्याय है, अध्याय 8 है, रॉस की जंग और मच्छरों की संग। जो रॉस की जंग थी वो किसके साथ थी? मच्छरों के संग थी, ठीक ना। रॉस की जंग मच्छरों की संग। रोनाल्डो रॉस जो थे, ठीक ना, ये रोनाल्डो रॉस, इन्होंने किस प्रकार से मच्छर जो काटता है और काटने के बाद जो मलेरिया रोग होता है और कितना खतरनाक है, तो ये आप लोगों को पता ही है कि मलेरिया का हर साल तो शहरों में तो ज़्यादा, पटना उटना में ज़्यादा ये तहलका मचाता है मलेरिया। सामान्य लक्षण होता है बुखार उखार आना, सिर दर्द करना, ठीक ना। तो ये रोनाल्ड रॉस जो थे, उसमें यही कहानी बताया है कि 8 वर्ष के जब थे तो इनके पिताजी इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजे, और ये सपना उपना तो ज़्यादा देखते थे,
और दूसरी बात ये है कि रोनाल्ड रॉस जो थे, ये व्यक्ति किसी भी चीज़ को देख करके उसका क्या करते थे, चित्र उत्र बना देते थे, ठीक ना। चित्र उत्र क्या करते थे, बना देते थे। इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए, 14 वर्ष की अवस्था में इनको एक गणित के पुस्तक से पुरस्कृत किया गया। तो गणित में भी रुचि जगा, लेकिन इनके पिताजी कहे कि ना बेटा डॉक्टरी पढ़ाई करा तू, ठीक ना। और यहाँ कहाँ के थे, भारत के थे, भोजपुरी नहीं थे, भारत के थे, हिंदी बोले होंगे, ठीक ना, उत्तराखंड के। ओके, तो बायोलॉजी में अपना ये लगाए दिमाग, वहाँ से डॉक्टर बन करके आए, ठीक ना। डॉक्टर बन करके आए तो देखे कि यहाँ पूरा लोग क्या है, मलेरिया का पूरा प्रकोप छाया हुआ है। अब ये देखते थे, शोध करते थे, देखते थे कि वहाँ पे मलेरिया का ज़्यादा रोगी है जहाँ पे मच्छर क्या होता है, ज़्यादा है। लेकिन इनको समझ में नहीं आया। बाद में थोड़ा बहुत पता चला कि हाँ शायद मलेरिया, मच्छर से ही मलेरिया हो रहा है। तब इन्होंने शोध करना शुरू कर दिया। अपने दोस्त सबको मच्छरदानी में रख करके मच्छर घुसा के कटवाते थे, उसका सैंपल ले करके, उस आदमी का सैंपल ले करके क्या करते थे कि उस पर शोध करते थे, पता लगाते थे। 16 वर्षों के बाद उनको यह सफलता हासिल हुआ। एक मच्छर था जिसमें उसका जीवाणु उसमें मौजूद था, ठीक ना, जो मच्छर था मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक ना। इसी के काटने से मलेरिया रोग हो रहा था, ठीक है। आइए अब कहानी यही था, मलेरिया किसके काटने से होती है, तब मच्छरों के काटने से होती है, ठीक ना। तब मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो वो मच्छर में कौन मच्छर, तो वो मच्छर है मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक ना। मलेरिया में रोगी को किसकी प्रतियां दी जाती है, पतियां दी जाती है, सॉरी प्रतियां लिखा गया है, सॉरी पतियां, पतियां मतलब कि लिप्स, यानी किस चीज़ की पत्ती दी जाती है, तो कुनाइन की। क्या चीज़ की, कुनाइन की। कुनाइन की ही रस निकाल करके रोगी को दिया जाता है, ठीक ना। यही कारगर है। और इसमें प्लेटलेट्स की संख्या डाउन होते चल जाता है, जेकरा कारण इसमें बकरी का दूध भी बहुत कारगर होता है। अध्याय अगला है, मैंने नक्शा बनाया। मैंने नक्शा बनाया। लड़कियां जो होती है, मैडम बोलती है कि बुआ सब नक्शा बनाओ अपने घर जाने का, तो नक्शा बनाती है। अब उसमें अलग अलग नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। नामकरण थोड़ी ना पूछने जाएगा कि हाँ किस नाम के लड़की ने नक्शा बनाया था, ठीक है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। तो नक्शा वो अपने घर का, किस तरह से स्कूल से घर तक जाने वाला रास्ता था, सब क्या क्या है, मंदिर है, दुकान है, सब बनाया था, ठीक ना। तो ये बिहार का नक्शा है और इसे जान ले थोड़ा सा। बिहार पर वीडियो लेकर के आएंगे तो डिटेल इस पर बताएंगे हम। फिलहाल जान लीजिए कि ये इस तरह से क्या होता है कि इधर पूरब होता है, दाएं साइड क्या होता है, पूरब। बाएं साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। बाएं साइड क्या होता है, पश्चिम। ऐसा लिखाएगा जी, पश्चिम। और ऊपर जो होता है, ऊपर मतलब उत्तर, ऊपर मतलब है, ये गलती लिखा गया, पश्चिम लिखा गया, ऐसे लिखाएगा ना, पश्चिम। ऊपर उत्तर होगा और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक ना। फिलहाल इतना सब समझना है। इसमें जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 जिला है। जिला कितने हैं, 38 जिला है, ठीक ना। 38 जिला है। उसके बाद इसका और डिटेल में अगर बात कहा जाए तो इसके पूरब में अगर चौहद्दी की बात कहा जाए बिहार के, तो पूरब में जो है पश्चिम बंगाल है। क्या है, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम की बात कहा जाए तो उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर की बात कहा जाए तो उत्तर कोई देश राज्य नहीं है, बल्कि एक देश है, नेपाल, ठीक ना। और दक्षिण की बात कहा जाए तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, जिसका नाम है झारखंड, ठीक ना। तब पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड है, ठीक ना। तो ये इसका चौहद्दी हो गया आपका, ठीक ना। टोटल कितने जिले हैं, तो इसमें 38 जिले हैं टोटल, ठीक है। दूसरी बात, इसमें 9 गो इसमें जो है आपका, अब देखिए बिहार पर आएंगे विशेष रूप से ना, तो आपको बताएंगे हम, ठीक है ना। बिहार में विशेष रूप से आएंगे तो आपको हम बताएंगे कि कौन क्या है, इसका कैसा है, ठीक है ना। तो एक वीडियो इस पर लेके आएंगे हम, अक्षांश देशांतर रेखा से रिलेटेड, ठीक है। तो फिलहाल 6 से लेकर के 9 तक इस वीडियो में आपको क्लियर किया गया।
ठीक है ना। एक वीडियो और हम लाएंगे और उसके बाद पूरा क्या करेंगे, इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। उसके बाद छठा क्लास के ईवीएस लेकर के चले आएंगे और इस तरह से करते करते क्या करेंगे कि हम लोगों के पास 2 महीना टाइम है, एक एक दिन तो कम ही हो रहा है, तो घबराना नहीं है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि सबको मतलब कि खत्म करेंगे तो करेंगे, ठीक है। तो अब आगे के वीडियो हमारा ये रहेगा कि जो 15 चैप्टर तक हम पढ़ा दिए हैं इसका, तो उसके बाद 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां जो भी हो खत्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने सहपाठियों यानी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए गुरुजी लोग, ठीक है ना, तो अब अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।